नमस्कार, हरियाणा समाचार में आपका स्वागत। मुख्यमंत्री हुड्डा ने शनिवार को झज्जर के गांव लडायन में एक जनसभा को संबोधित किया। लडायन गांव में करीब 10.45 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष कहता है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग, थर्मल पावर प्लांट सहित प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से ढांचागत विकास हुआ है, ऐसा विकास के प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज बिजली की स्थिति सुधरी है। उन्होंने करीब 2.55 करोड़ की लागत से अर्बन मोड से बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा इससे लडायन के आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा रेवाड़ी और भिवानी के अनेक गांवों को भी सीधा लाभ मिलेगा। करीब 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बने साइंस ब्लॉक, राजीव गांधी सेवा केंद्र और रविदास भवन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने साल्हावास में करीब 3.13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। करोड़ों रुपए की जो कुछ योजनाएं, कईयों का शुभारंभ हुआ है, कईयों का नींव का पत्थर रखा है इस इलाके के विकास के लिए। तो उन सब की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और साथ के साथ जो ये गांव हैं आपके लडायन, विराट, सालावास, दाना, ये जो इतने गांव हैं जो शहर की तरफ पे जिनको बिजली शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में ये पावर हाउस लगा, हमारी नीति थी है, उसके लिए भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ भाई। उसका भी लाभ यहाँ पर पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह लंबे कयास के बाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पूर्व जनरल वीके सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सूत्रों के मुताबिक वीके सिंह राजस्थान या हरियाणा से लोकसभा में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी सदस्यता हासिल की। वीके सिंह के साथ कई और पूर्व सैन्य अफसर बीजेपी में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में जनरल वीके सिंह ने कहा, बीजेपी ही राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी है और एक सैनिक के नाते 42 साल तक देश की रक्षा करने के बाद अब वो इस पार्टी के जरिए देश की सेवा करना चाहते हैं। एक राष्ट्रवादी, राष्ट्रहितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है और यही कारण है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं, ताकि हम उनके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में और एक ऐसी सरकार लाने में मदद कर सकें जो स्थायी हो, ताकतवर हो और राष्ट्र हित के फैसले ले सके। वीके सिंह ने कहा कि देश को आज एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो राष्ट्रवादी कार्य कर सके, ताकतवर हो और राष्ट्रहित में फैसले कर सके, और ऐसा बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी विकल्प देने वाली सरकार बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मुताबिक सेना एक ऐसी हस्ती है जो हमारे देश के लिए, लोगों के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करती है और आज बीजेपी का सर फख्र से उठ गया है कि वीके सिंह जैसे बहादुर सैनिक और उनके साथी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस केंद्रीय कार्यालय में आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जनरल बीके सिंह जी, अवस्थी जी, चौधरी जी सहित जिन हमारे पूर्व अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मान्यता देता हूं। वहीं कांग्रेस नेता वीके सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर कोई हैरानी वाली बात नहीं मान रहे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के अनुसार सभी जानते हैं कि शुरू से ही वीके सिंह को राजनीति में खासी दिलचस्पी रही है। तो पूरा देश जानता था कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में बहुत ज्यादा है। वो इनकार करते थे, लेकिन आज ये बात सही साबित हो गई है और ये भी सब जानते थे
कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हम जानते थे वो बीजेपी में जाएंगे और आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया। फायदा नुकसान किसका? देखिए, इसमें फायदे नुकसान का सवाल नहीं है, लेकिन अगर जनरल बीजेपी में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जिस तरीके के बयानात वो बहैसियत आर्मी के चीफ के देते रहे हैं, उसके बाद आज वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हरियाणा बीजेपी की बात करें तो थोड़े दिनों में ही कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राव इंद्रजीत हो या कृष्णा गहलावत, संतोष सारवान, रमेश दलाल जैसे नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलना जरूर तय है। देखिए, कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद तो रहे हैं। कुमारी शैलजा राज्यसभा में गई, अम्बाले में वो कितना असंतोष का स्वर उठाती थी, और आपके राव इंद्रजीत हैं, वो भाजपा में शामिल हुए, बड़े पुराने कांग्रेसी नेता हैं। तो आप कुछ भी कहें, उनके इस पलायन के पीछे अपनों का वो भी तो है ना। विश्वासघात कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन वो एक असंतोष तो हो गया ना, इतना बड़ा टावरिंग लीडर। और आप गौरतलब है कि वीके सिंह मई 2012 में भारतीय थल सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनकी जन्मतिथि को लेकर खासा विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। जहां केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को बजट में पेश कर सैनिकों का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा ने सेनापति के जरिए सैनिकों की वोट बैंक में सेंध मारने की फिराक में है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को एक कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दी है कि कुछ लोगों के खिलाफ राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह की उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने में असफल रहने पर वे उन्हें अदालत में घसीट सकते हैं। गृह मंत्री को अपने वकील विश्वजीत सिंह के जरिए भेजे गए नोटिस में जनरल वीके सिंह ने कहा कि इतने गंभीर मामले में जिसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव था, पर कोई कार्रवाई न करके आपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर आपके खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि उन्होंने उनके ऊपर साल 2012 में सैन्य तख्तापलट के प्रयास का आरोप लगाने वाले कुछ मीडिया प्रकाशनों का हवाला देते हुए शिंदे से कुछ लोगों के खिलाफ राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह और सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन के अपराधों के बारे में शिकायत की थी और उनसे मामले की जांच करने की मांग की थी। अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो और बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है और चाहे पार्टी 6 उम्मीदवार खड़े करे या फिर 600, उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तंवर ने कहा कि दिल्ली में उनका प्रयोग पूरी तरह से असफल हो चुका है, तो हरियाणा में उनकी क्या मजाल कि वो कुछ कर सके। उन्होंने आप पार्टी को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया। वहीं अलग से सिख समुदाय के लोगों की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश की कमान मिलने के बाद प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने संगठन की मजबूती के साथ साथ लोगों में भी अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। शनिवार को भी तंवर अपने संसदीय क्षेत्र सिरसा के लोगों से मिले और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान तंवर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि पार्टी दिल्ली में अपना फ्लॉप शो दिखाकर जनता की निगाहों में भी फ्लॉप ही हो गई है, और रही बात हरियाणा प्रदेश की, तो यहाँ उनका कोई जादू चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर भी किए, लोगों ने वोट भी दिए। दिल्ली में प्रयोग पूरी तरीके से विफल हो चुका है और मैं नहीं समझता कि अब चाहे 6 कर लें या 600 कर लें, कोई दाल गलने वाली है आम आदमी पार्टी की। तो इसलिए सब लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया गया, जनता को गुमराह करके वोट लिया गया। जब सत्ता सौंपी गई तो कोई फैसला नहीं हुआ, तो दिल्ली में ही उनकी वो नहीं होने वाली, तो हरियाणा में क्या होगा। वहीं इस दौरान तंवर ने सिख समुदाय के लोगों को भी खुश करने के लिए अपनी राय व्यक्त की। सिखों की ओर से प्रदेश में अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की मांग पर हामी भरते हुए कहा कि इस तरह की कमेटी बननी चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मांग को लेकर के हमने राहुल जी, सोनिया जी से चर्चा करी है और मैं समझता हूँ कि सैद्धांतिक तौर पर सब इस बात को लेकर के सहमत हैं कि अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा प्रदेश की होनी चाहिए। जब हमारा हरियाणा राज्य अलग हुआ
अलग होते वक्त भी ये सारी चीज़ें थी। जब हरियाणा चाहे अलग बना सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ लोगों को जो हरियाणा के हमारे सिख भाई हैं, सिख समुदाय के साथी हैं, उनको अधिकार देने के लिए कोई ना कोई कोताही करता है। और मैं समझता हूँ कि वो सब जानते हैं कि कौन लोग हैं, और आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण फैसला सिख समुदाय के उसमें हो, ये मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप की तरफ से बात है। चुनावों के सीजन में नेताओं का रोड शो भी अब आम हो गया है। जनता की चाहे अब कोई भी मांग क्यों ना हो, नेता भी सर आंखों पर रख कर चल रहे हैं। लेकिन नेताओं के इन चुनावी स्टंट को जनता कितना सर आंखों पर लेती है, ये तो वक्त की आंखों से ही देखा जाए तो उचित होगा। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ इंद्रजीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज। सिरसा डबवाली रोड स्थित ताऊदी हट्टी के मालिक के साथ ठगी हुई है। नटवर लाल की एक गैंग ने नकली सोना देकर दुकानदार से 30 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल इस गैंग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा में 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। डबवाली रोड निवासी अरुण सिंगला ने शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि 3 दिन पहले उनकी दुकान ताऊदी हट्टी पर एक महिला, एक आदमी और 30 साल का एक युवक आया और उसके पिता नारायण सिंगला को सोने के ताबीज देते हुए कहा कि उसके पास 1.5 किलो सोना है जिसे वो बेचने आए हैं। इन लोगों ने नारायण सिंगला के साथ 30 लाख रुपए में सौदा तय किया और उसे 1.5 किलो सोना और ताबीज दे गए। दरअसल सोने का ताबीज तो असली था, लेकिन जब बाद में सारे सोने का चेक करवाया गया तो वह नकली निकला। ऐसा था जी, मैं सुबह मतलब कि अपनी दुकान पे बैठा था मेरे फादर साहब के साथ ही, तो एक आदमी आया तो उसने मतलब कि हमें कुछ गोल्ड दिखाया। लेडीज़ थी, उसके साथ एक लड़का था, तो वो गोल्ड था ओरिजिनल। वो ने उसने कहा भी मेरे को मिला है ये ज़मीन में से, तो मेरे से ये बिकेगा नहीं, आप बिकवा दो मेरा, तो आप जैसे कमीशन लेना जो भी कर लेना, तो रख लेना आप थोड़ा बहुत। तो वो जो गोल्ड लेके आया था वो ओरिजिनल था सारा का सारा 1.5 किलो। तो उसमें से हमने एक पीस चेक करवा दिया तो वो ओरिजिनल था। तो वो शाम को जैसे हम बात करने आया हमसे, तो वो शाम को हमें गोल्ड दे गया और पैसे ले गया। तो उसके बाद वो जो गोल्ड हमने दोबारा टेस्ट करवाया तो वो सारा पीतल का निकला। इसीलिए मैंने दरख्वास्त दी है सिटी में। तो मैं यही चाहूँगा भी मेरे साथ न्याय और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। 30 लाख में उसको सौदा किया गया, तो उन्होंने 30 लाख रुपए उनको दे दिया और वो जो तवीज़ टाइप जो सोना था उसको उन्होंने रख लिया। जब उन्होंने उसको चेक करवाया तो वो आर्टिफिशियल था। तो इस बारे में हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हमने FIR लॉन्च कर ली है। अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च की है। एक उन्होंने मोबाइल यूज किया था, वो मोबाइल हमारे पास है, उसके आधार पर हम जो है ना आगे की कार्रवाई करेंगे। 30 लाख की ठगी होने से ताऊदी हट्टी के मालिक और परिवारजन तो सत्ते में है ही, लेकिन ये पूरा मामला ठगी करने वालों पर ही नहीं बल्कि इस दुकान मालिक पर भी सवाल उठाता है। और ये मामला जनता के लिए एक सीख की तरह है, ऐसे किसी के झांसे में कभी ना आए। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पहली बार 2 साल के लिए बनाई गई आबकारी नीति अब शराब के ठेकेदारों के लिए आफत बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट हाईवे किनारे चल रहे शराब के ठेकों को वहां से हटाने के आदेश जारी कर चुका है, वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण आबकारी विभाग के अधिकारी अब दूसरे साल यानी कि वर्ष 2014-15 के लिए ठेके का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज ठेकों के नवीनीकरण की अंतिम तारीख होने के बावजूद विभाग ने किसी भी ठेके का नवीनीकरण नहीं किया। अलबत्ता ठेकेदारों से नवीनीकरण के लिए एप्लीकेशन लेकर रख ली है, लेकिन उसके बदले में भी विभाग ने ठेकेदारों को कोई लिखित रसीद नहीं दी है। वहीं जब ठेकेदारों ने जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त से बात करनी चाहिए तो घंटों इंतजार के बाद भी वो अपने कार्यालय में नहीं मिले। अधिकारी मिलते तो हैं लेकिन कोई मतलब बढ़िया जवाब नहीं है। मान लो रिसीविंग मिला है हमारे हाथ में, जब भी कुछ आवा, जब भी हमारे 21% सेफ हो गए। कुल कितने पैसे होंगे जो विभाग के पास ऐसे आपके फंसे पड़े हैं? बस एक ग्रुप के साथ तकरीबन 70 लाख रुपये तो है। 15 से 28 लास्ट डेट है ठेकों के रिन्यूअल की। तो उसके बाद लास्ट डेट को लेकर के हम आज अधिकारी के पास अपने रिन्यूअल के जो है अपने ये लेके आए थे एप्लीकेशन।
जो उन्होंने ली, लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं दी हमें। वो कहते हैं कि अभी विचाराधीन है हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस, हम रिसीविंग नहीं दे पाते आपको, तो हम चाहते हैं रिसीविंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक हैं और सारे वर्ग सरकार से अपनी मांगे मनवाने पर तुले हुए हैं। इसी कड़ी में जाटों ने भी आरक्षण की मांग को लेकर हिसार रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। साथ ही उन्होंने सरकार को मांगे जल्द पूरी करने का अल्टीमेटम भी दिया। वहीं जींद के नरवाना में जाटों ने सरकार के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया। जाट आरक्षण की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जाटों ने एक बार फिर आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। ओबीसी में जाटों को शामिल करने की मांग को लेकर जाटों ने प्रदर्शन किया और हिसार जयपुर जाने वाली ट्रेन को रोक दिया। जाट नेताओं का इस मामले में कहना है कि मांग पूरी होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। आज जो यहाँ कमेटी ने निर्णय लिया वो 4 बजे से 5 बजे तक सांकेतिक रेलवे रोकना और बाकी खाप से बात करने के लिए धर्मपाल धारीवाल जी, दीपा सरपंच वगैरह गए हैं। वहाँ का उस ट्रैक कर इसका क्या निर्णय रहेगा और आज से धरना यहाँ शुरू कर दिया गया। यह अनिश्चितकालीन रहेगा। इसकी और बाकी आपको दिन प्रतिदिन जो है क्या कार्यक्रम रहेंगे, सांकेतिक रूप से रोज रोका जाएगा या कैसे रहेगा, वो रोजाना की प्लानिंग रोजाना बता दी जाएगी। वहीं प्रशासन ने जाटों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और पूरे इलाके में एहतियातन धारा 144 को लागू कर दिया। चुनाव करीब है और सारे वर्ग अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने पर लगे हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों को मान लेती है तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हिसार से सुरेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल में 9 फरवरी को जन्मे बच्चे अब सही सलामत अपने मां बाप के पास पहुंच गए हैं। दरअसल जन्म के दौरान ही अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते दोनों बच्चे बदल गए थे, लेकिन मधुबन की लैब ने इस रहस्य का खुलासा डीएनए टेस्ट के बाद कर दिया है कि कौन सा बच्चा किसका है। आपको बता दें कि अभिभावकों को बच्चों के जन्म के बाद संदेह हुआ कि उनके बच्चों की अदला बदली की गई है। इस पर उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर मधुबन लैब में जांच के लिए भेज दिए। जी हमें तो हमारा बच्चा मिल गया, हम उसी में संतुष्ट हैं। ये तो नर्सिंग स्टाफ की गलती है सारी, उनकी वजह से ही हुआ ये बदली। बस क्या कहें सर, अब रिपोर्ट आ गई जो हो गया, जो आप तो रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। लड़का मिल गया। हाँ जी, लड़का मिल गया। मुझे 15-20 मिनट पहले मैं डीसी साहब के नाइट स्टे में था, वहीं मुझे मालूम पड़ा कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई और डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा उन्होंने मेरे को बताया है कि बच्चा बदला गया है। ये बहुत ही मतलब सीरियस मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। इस बारे में मैंने बार बार 2-3 बार पहले भी प्रधान चिकित्सा अधिकारी को कहा कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो आप इसकी जांच करवा के मुझे बताएं। ये 10 तारीख की बात है। ये बच्चे 2 पैदा हुए थे एक साथ, तो जिसके अंदर ये गलती से बच्चा चेंज हो गया था। जो मेल बेबी था उसकी जगह फीमेल बेबी चेंज हो गया था। तब से दोनों के बच्चे और उनकी जो मदर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट चल रही थी। तो उनके हमने डीएनए सैंपल लेके, डीएनए के लिए सैंपल लेके मधुबन भेजे थे, वहाँ से रिपोर्ट आ चुकी है। तो उसमें यही बात सामने आई है कि डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बच्चे चेंज हुए हैं गलती से। जो मेल बेबी है वो दूसरी जगह पहुंच गया जिसका होना चाहिए था, और जो फीमेल बेबी है वो एक्सचेंज हो गए हैं दोनों आपस में। जगाधरी की गंगानगर कॉलोनी में पत्नी की दूसरी शादी से गुस्साए उसके पहले पति ने दूसरे पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पहले पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रहने वाले जगतार सिंह की शादी कुछ साल पहले अनु नाम की लड़की के साथ हुई थी। शादी के चंद दिन बाद ही वो एक आपराधिक केस में मामले में जेल में चला गया। इसी दौरान अनु की
मुलाकात अमर सिंह नाम के एक शख्स के साथ हुई। अनु अपने पति को भूलकर अमर सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। जेल से छूटने के बाद घर पहुंचने पर अपनी पत्नी अनु को घर में ना पाकर जगतार ने उसका पता लगाया। जब उसे सारी हकीकत मालूम हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जगतार पर आरोप है कि उसने अमर सिंह के घर पहुंचकर उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हरियाणा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दे, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।